आज मैं सुरेश कुमार यादव आर महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर अध्ययन करने के लिए महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं और साथ ही साथ यह कामना करते हैं कि प्रकृति आप सभी लोगों को कोविड-19 जैसे महामारी से स्वस्थ एवं मस्त रखे। आज हम बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष के हिंदी विषय के विषय वस्तु अर्थात सिलेबस के विषय में बताएंगे, क्योंकि पूरे साल हमें किसी विषय का अध्ययन कैसे करना है, उसकी विषय वस्तु क्या है, सबसे पहले आवश्यकता इसी विषय की होती है। अर्थात जब तक हमें सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तब तक हम सही रूप से अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए हम आज सबसे पहले इस हिंदी साहित्य को जो है प्रथम प्रश्न पत्र जो है हिंदी साहित्य का, उसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी जो सिलेबस है उसमें बीए प्रथम वर्ष में हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में जो है वह मध्यकाल को लिया गया है। मध्यकाल के कितने कवि हैं और कैसे अध्ययन करना है वही बीए प्रथम वर्ष में है। लेकिन इसके जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हम हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटते हैं। थोड़ी सी मोटे तौर पर बात समझ लीजिए। हम हिंदी साहित्य को अपने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम भाग है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब बात तो आती है कि 3 काल हुए, लेकिन तीनों कालों की समय सीमा क्या है, इस पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिन्होंने बताया कि 1050 से लेकर 1375 संवत तक को है जो है हम आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं। 1375 से लेकर 1900 तक के संवत तक के काल को हम मध्यकाल में रखते हैं। 1900 से लेकर अब तक का जो काल है इसको हम आधुनिक काल में रखते हैं। लेकिन इसी के साथ एक विद्वान और हैं, एक आलोचक और हैं, जिनका भी मत लोगों ने मान्य किया है, जिसमें है नागेंद्र। इन्होंने बताया कि 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक जो है वह आदिकाल है। 1500 से लेकर के 1800 ईस्वी तक जो है वह मध्यकाल है। 1800 से लेकर के अब तक 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक जो है वह आधुनिक काल है। तो हमें भी ये प्रथम वर्ष में जो अध्ययन करना है वह मध्यकाल के अंतर्गत करना है। वो मुझे मध्यकाल के अंतर्गत अध्ययन करना है। अब आप लोग आइए, मध्यकाल के जो हमारे पाठ्यवस्तु में, पाठ्य पुस्तक में जो लेखक हैं उनके नाम पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं जो है कबीरदास, जिसकी 30 साखियां अर्थात 8 पद जो लिया गया है। इसके बाद अगले कवि जो हैं उनका नाम है जायसी। पद्मावत का एक खंड वह भी सुबह संवाद खंड। इसके बाद बात आती है सूरदास, जो भक्ति काल को अलंकृत करने वाले कवि हैं सूरदास। उनके
सूरसागर से 25 पद। इसके बाद आते हैं तुलसीदास, जिनका रामचरितमानस का एक प्रसंग है। वह प्रसंग आपके जो विषय में लिया गया है वह अयोध्या कांड है। फिर आते हैं बिहारी, बिहारी के 30 दोहे। फिर आते हैं घनानंद, घनानंद के 15 छंद। इन्हीं पर हमारा अध्ययन और अध्यापन निर्धारित करता है। इसके बाद एक तो हो जाता है मूल पाठ। एक किसकी बात होती है? ये मूल पाठ की बात होती है, इसको कहते हैं मूल पाठ। फिर इसमें एक और आता है द्रुत पाठ। द्रुत पाठ के अंतर्गत हम 3 कवियों का अध्ययन करते हैं। एक है रहीम दास, दूसरे हैं केशव दास, तीसरे हैं भूषण। इन 3 कवियों को द्रुत पाठ के अंतर्गत रखा गया है और इन्हीं पर हम अध्ययन पूरे साल भर करेंगे। तो सबसे पहली बात है, आप समझ लीजिए कि इनको मूल पाठ क्या है, द्रुत पाठ क्या है। मूल पाठ होता है जिसमें से व्याख्या के अंक आते हैं, जिसमें से व्याख्या के अंक भी आते हैं और प्रश्न भी आते हैं, प्रश्न भी आते हैं। जैसे अगर एक प्रश्न की बात करिए, अगर पूछ लिया जाए तो इस पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इस पर लघुत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। तो दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न बनता है, उदाहरण के लिए एक प्रश्न लीजिए कि कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के कवियत्री सिद्ध कीजिए। तो इस पर हमें कबीरदास निर्गुण की उपासना उन्होंने किस विधि से की है, कैसे की है, इसी पर चर्चा करनी होगी। और एक दूसरा उदाहरण लीजिए, कहा जाता है सूरदास वात्सल्य के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। तो कहा जाता है कि सूरदास वात्सल्य वर्णन, कृष्ण के वात्सल्य बालपन का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो इसी पर हमें अपने विचार को व्यक्त करना होगा। तो ये तो हो गया। और फिर बात आती है मूल पाठ से हट करके हम आते हैं द्रुत पाठ पर। तो द्रुत पाठ पर हमारे 3 कवि रखे गए हैं, जिनमें इनकी जीवनी, इनकी साहित्यिक विवेचनाएं, इनकी जो है विचार को रखा गया है। तो इनसे कोई व्याख्या के अंक नहीं आते। इससे केवल और केवल एक प्रश्न बनता है, लघुत्तरीय प्रश्न, जो 250 शब्दों में व्यक्त करना होता है। तो आइए हम इस पर आपके अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और वह प्रश्न कैसे बनते हैं और उस प्रश्नों की रूपरेखा कैसे होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और हमारा जो सिलेबस है 100 अंक का, उसका विभाजन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे, हम सबसे पहले आती है बात अति लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें कुल 10 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न का 2 अंक होता है। हर प्रश्न का 2 अंक होता है। इस प्रकार ये हुआ 10 दूनी 20 अंक। यह प्रश्न पूरे पाठ से, अर्थात मूल पाठ से और द्रुत पाठ से कहीं से भी पूछ सकता है। इसके बाद फिर बात आती है व्याख्या की। अगला प्रश्न होगा और व्याख्या का होगा। इसमें 3 प्रश्न होते हैं, ए, बी और सी। ए में
जो है वह फर्स्ट होगा अथवा होगा, इसके बाद सेकंड वाला पद होगा। वही दो पद होते हैं और दोनों पदों में से केवल एक पद की व्याख्या करनी होती है और एक हमें छोड़ देना होता है। फिर बात आती है इसी प्रकार बी में फर्स्ट एंड सेकंड, बीच में अथवा होगा, तो इसमें से एक करना होगा। इसी प्रकार से पार्ट सी में भी जो है फर्स्ट और अथवा सेकंड होगा, अथवा सेकंड होगा, और इसमें से भी हमें एक ही पद की व्याख्या करनी होगी। इसके बाद फिर बात आती है लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आप लोगों को कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो एक केवल और केवल जो व्याख्या का अंक आता है, इसका अंक निर्धारण मैंने नहीं किया भूल गए। तो व्याख्या का अंक जो है वह 3 व्याख्या होती है और अंक जो होता है वह 10 होता है, 10 यानी 30 अंक। इसके बाद आती है लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारे 2 गुणे 10 2 गुणे 10 इस प्रकार से 20 अंक, इस प्रकार से 20 अंक हुए जो 250 शब्दों में लिखना होता है। 250 ये जो है ये 50 शब्द है। फिर इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें जो होते हैं, जो प्रश्न आते हैं उनकी संख्या जो होती है वह 2 होती है। प्रश्न ज्यादा होंगे लेकिन करना 2 होगा, और हर प्रश्न जो है वह 30 अंक 15 अंक का होगा, 15 दूनी 30 अंक, और 30 अंक के साथ ही साथ इसको 500 शब्दों में व्यक्त करना होता है। इसको 500 शब्दों में व्यक्त करना होता है। इस प्रकार से 30 30 50 30 30 50 पूरे 100 अंक होंगे, और इसी 100 अंक का पेपर हमें लेना पड़ता है। एक बात आप लोग और नोट कर लीजिए कि कभी कभी हमारा विश्वविद्यालय जो है एक पेपर इसमें बहुविकल्पी करता है। वह बहुविकल्पी प्रश्न जो बनते हैं वह कभी फर्स्ट पेपर को बनाता है, कभी द्वितीय पेपर को बनाता है, या परीक्षा से कुछ समय पहले निर्धारित किया जाता है। तो जो भी हो वह प्रश्न की व्यवस्था इस प्रकार से होती है। इसके बाद जो प्रश्न बहुविकल्पी होंगे वो बहुविकल्पी 1 महीने या 2 महीने पहले जब यूनिवर्सिटी निर्धारित करेगी तब पता लगता है। उसके पहले हम लोग पूरे पेपर को एक ढंग से पढ़ते रहते हैं। इसके बाद बात आती है कि यहाँ कौन सी बुक चलती है, कौन सी बुक हमने इस संपादक की हम पुस्तक लें कि हमारा सिलेबस फंस जाए। तो हमारा जो स्टेट यूनिवर्सिटी है या डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा, डॉक्टर निरंकार सिंह की जो प्रकाश संपादित पुस्तक है उसी को संचालित करते हैं। तो आप इस पुस्तक को ले लीजिए और इसी से सारे सिलेबस के विषय वस्तु जो है निर्धारित